चलो तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो बात कर रहे हैं आज हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल के बारे में ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं से हमें आएगी। तुम ड्रॉपर बैच के हो, तुम्हें तो आती है, लेकिन नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहीं से सीखते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आज किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल के बारे में। तो हमारी हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल। देखो सुनो और समझो, जब भी मैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल की बात करूंगा ना, मैं 3 रूल पढ़ूंगा। एक पढ़ूंगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक पढ़ूंगा हुन्स रूल, एंड द थर्ड वन इज ऑफ-बाउ रूल। ये 3 रूल्स मैं पढ़ता हूं, है ना। ठीक है, इन 3 रूल से मेरे सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं। अब इन 3 रूल से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो देखते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करें पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में, है ना। तो सबसे पहला रूल क्या है हमारा? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है? क्या कल के लेक्चर में आपने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे? तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। क्या बोला पॉलीज ने? किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर्स सेम नहीं होंगे। बोलो समझ पा रहे हो इस बात को? कैसे? कोई भी एक एग्जांपल दो। जैसे मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन सेम शेल में है, तो एन की वैल्यू तो सेम हो गई। मैंने बोला 2 इलेक्ट्रॉन सेम सब शेल में है, मानो पी में है, तो एल की वैल्यू भी सेम हो गई। फिर मैंने बोला वही 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में है, तो एम की वैल्यू भी सेम हो गई। लेकिन क्या दोनों की स्पिन सेम होगी? कभी नहीं होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। यही बात किसने बोली? पॉलीज ने बोली। ठीक है, तो देखो क्या बोला पॉलीज ने, उसको लिखते हैं। पॉलीज ने बोला इन एन एटम no two electrons having have the same value of all 4 quantum number। किसी भी एटम में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। बोलो ये बात समझ आ रही है? चाहो तो आप बना के देख लो। जैसे मैंने बोला 3p और मैं यहां पे 3p में इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं। देखो मैंने ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे, ऐसे। देखो ये आपको पता है, ये px है, ये py है और ये pz है ना। अब यहां पे n की वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है? जो आगे लिखा होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, 3 है। अगर मैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करूं तो p के लिए, s के लिए, सुनो, एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब l, s के लिए वैल्यू 0, p के लिए वैल्यू 1, d के लिए वैल्यू 2, पता है, f के लिए वैल्यू 3। तो यहां पे p है तो l की वैल्यू क्या होगी इन सबके लिए? 1 होगी। ऑर्बिटल, देखो ऑर्बिटल, मैं इसकी बात कर रहे हैं, हम इसको पकड़ रहे हैं। ठीक है, यानी इस वाले पोर्शन की हम ऐसे करते हैं ना, हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो m देखो ऑर्बिटल, ये क्या है? ऑर्बिटल ही इसका क्या हो गया? दोनों का ऑर्बिटल ही सेम हो गया px, और है ना, तो ऑर्बिटल भी सेम हो गया ना। n भी सेम है, l भी सेम है, ऑर्बिटल भी सेम है। लेकिन अगर मैं स्पिन की बात करूं तो क्या स्पिन सेम है? नहीं है ना। यानी देखो इस वाले के लिए n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 1, m इक्वल्स टू px, जिसको हम लोग -1 बोलते हैं, है ना। और लेकिन स्पिन क्या हो जाएगी? +12। और इस वाले के लिए n इक्वल्स टू 3, l इक्वल्स टू 1, और ये px है, लेकिन स्पिन कितनी हो जाएगी? -12। देखो लाइट पे तो नहीं आ रहा,
चलो शाबाश, समझ पा रहे हो? यानी पहले 3 सेट तो सेम है लेकिन फोर्थ सेम नहीं है। तो यही किसने बोला? पॉली ने बोला। क्या बोला पॉली ने? कि कभी भी किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। बता पड़ा। और क्या बोला? आप बोल सकते हो किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम, ये भी पॉलीज ने बोला कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और वो भी विथ अपोजिट स्पिन, सेम स्पिन के साथ नहीं रह सकते। तो एक डेफिनेशन और है, एक स्टेटमेंट और है। क्या है? एन ऑर्बिटल कैन accommodate a maximum of 2 electrons with opposite spin। कोई भी ऑर्बिटल जो है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, और उनकी स्पिन भी क्या होगी? अपोजिट। यानी अगर आपने इलेक्ट्रॉन भरा, देखो ध्यान समझो, ऐसे, और एक बार आपने इलेक्ट्रॉन भरा ऐसे, और एक बार आपने इलेक्ट्रॉन भरा ऐसे, तो बोलो कौन सा सही है? फर्स्ट वाला सही है। लेकिन ये दोनों महाराज क्या है? गलत है। किसने बोली ये बात? पॉलीज ने। अच्छा, अगर मैं ऐसे भर दूं, देखना क्या ये सही है? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? यहां पे कितने हो गए? 3। पता चला? तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। बोलो समझ आया? किसी को कोई भी डाउट? चलो बहुत अच्छे। अगर ये आपको क्लियर है तो फिर अब हम लोग आते हैं हमारे सेकंड रूल के ऊपर, जो है हुंड्स रूल। जो कैसा रूल है? हुंड्स रूल। तो देखो पॉली ने अपने को क्या सिखाया? पॉली ने अपने को सिखाया कि भैया एक ऑर्बिटल में आप 2 इलेक्ट्रॉन भरना, और दोनों की स्पिन क्या रखना? अपोजिट। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मत भर देना एक ऑर्बिटल। तो एस में एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे मैक्सिमम। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6। पता चल रहा है? शाबाश। नाउ सेकंड, हुंड्स रूल। सेकंड हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? हुंड्स रूल। देखो हुंड्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, पॉली ने बोला एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोला 2p5 या 2p4 लेते हैं, अच्छा लगेगा 2p4। उनसे बोला कि लो भाई, आपको मैंने दिया 2p4, चलो इनमें भरो इलेक्ट्रॉन। तो या तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जा सकते हैं? ऐसे ऐसे क्यों भरेंगे? ऐसे भरेंगे ना, 4 है, चारों भर दिए। या फिर इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं ऐसे, ऐसे। तो 2 ही तो पॉसिबिलिटी हुई, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये बात तो पहले ही पॉली ने कह दी। अब हुंस बोल रहे हैं हाँ भाई अब 2 तरीके। तो हुंस ने क्या बोला कि देखो भाई सुनो, जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता तब तक जोड़े नहीं बनेंगे, तब तक पेयरिंग नहीं होगी। क्या यहाँ पे हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया? नहीं आया ना। तो इसका मतलब ये गलत भरा हुआ है, लेकिन ये सही भरा हुआ है। यही किसने बोला? हुंस ने बोला। मतलब हुंस ने बोला कि भाई एक बात बताओ, जब तुम किराए पे रूम देखने जाते हो, है ना, हॉस्टल वगैरह में, तो ऐसा थोड़ी है कि एक रूम में, हॉस्टल में 2 लड़कियां मान लो रह रही हैं, ठीक है, या 2 लड़के रह रहे हैं। तो अगर एक रूम में एक लड़का है और दूसरा लड़का रूम देखने गया है, तो हॉस्टल वाला ये थोड़ी बोलेगा तेरे को अलग कमरा दे दूं। क्या बोलेगा? चल इसी के साथ एडजस्ट कर, है ना, ठीक है। तो वो लड़का क्या बोलेगा? बोलेगा भैया मेरी अपनी अलग प्राइवेसी है, जब अगर रूम खाली है तो मुझे दो ना, जब कोई और आएगा तो उसको भेज देना। तो ये वही लड़के हैं जिन्होंने पहले खाली खाली रूम ऑक्यूपाई कर ली।
अब कोई आ रहा है तो सारे रूम भर गए, अब भैया अब तो रखना पड़ेगा, डबल सीटेड है ना, 2 लोग रहेंगे ना। हाँ, पता चला। चलो, तो ये है हुड्स रूल। अब इसको लिख लेते हैं जरा, हुड्स रूल को। तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी अकर्स, हुड्स रूल क्या बोलता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट occurs until each orbital has one unpaired electron, has one unpaired electron। बोलो समझ आया? यानी जब तक हर एक ऑर्बिटल के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं होंगे। बोलो यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? देखो, इसी हुड्स रूल को हम लोग बोलते हैं हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो देखो क्या बोल रहा है हुड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो सुनो, यहां पे एक फॉर्मूला दिया जाता है, मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू इक्वल्स टू 2s प्लस 1। मल्टीप्लिसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, 2s प्लस 1, ठीक है। और s क्या होता है, s होता है n/2। एंड व्हाट इज s? s इज n/2। एंड व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी रूल के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं ना, पेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो हमने तो ऑलरेडी भर रखे हैं, है ना। तो बस ये एक फॉर्मूला है छोटा सा, कहीं यूज नहीं होने वाला, बस मैंने आपको लिखवा दिया ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। चलो, लास्ट थर्ड रूल, जिसको बोलते हैं ऑफ-बाउ रूल, ठीक है। तो थर्ड हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, थर्ड ऑफ-बाउ रूल। देखो, ऑफ-बाउ का मतलब क्या है, ऑफ-बाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू फिल, है ना। तो ऑफ-बाउ को क्या बोलेंगे, ऑफ-बाउ इज अ जर्मन वर्ड which means to fill। टू फिल क्या मतलब, भरना। तो अब बहु क्या एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है भरना, किसी भी चीज को भरना। तो हम यहाँ पे किसको भरते हैं, इलेक्ट्रॉन को भरते हैं ना। अब ऑफ-बाउ रूल में क्या बोला गया, ऑफ-बाउ रूल में बेटा बोला गया इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड, इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो भरे जाते हैं उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसको लिखते हैं कि ऑफ-बाउ रूल ने क्या बोला, ऑफ-बाउ रूल ने बोला कि इलेक्ट्रॉन विल फिल्ड in different orbitals, electrons will filled in different orbitals according in increasing, ऐसे लिख देते ना, ऑर्बिटल in increasing order, in increasing order of their energies। इलेक्ट्रॉन कभी भी जो फील्ड होते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल में वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, है ना। एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स checked by n+l रूल। और ऑर्बिटल की एनर्जी किससे चेक की जाती है, n+l रूल से। अब n+l रूल से काफी क्वेश्चंस बनते हैं अपने, ठीक है। तो एक बार इसको पूरे को नोट करो, देन n+l रूल पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं कैसे फिलअप हो गया, है ना। करो बेटा नोट।
चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं किसके बारे में, N+L रूल के बारे में, है ना, कि क्या है N+L रूल। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये समझो N+L रूल में, तो लिख देते हैं फिर बताता हूं। देखो N+L रूल, है ना, और जिस ऑर्बिटल की N+L रूल की वैल्यू कम होती है उस ऑर्बिटल की एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है। तो हम बोल सकते हैं द ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ N+L, है ना, will be at lower energy। N+L रूल क्या बोलता है, जिस भी ऑर्बिटल की N+L की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, है ना। एंड देखो जरा, इलेक्ट्रॉन जो है फील्ड होगा, फील्ड फर्स्ट इन दैट ऑर्बिटल which having बोला इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में रहेगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा है जिसकी कम है, जिसकी कम है, क्योंकि जितनी एनर्जी कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फील्ड फर्स्ट इन दैट ऑर्बिटल विच हैविंग लेस या फिर लो वैल्यू ऑफ N+L। ठीक है, अब है क्या, देखना जरा, यहां पे लाइट आ रही है, यहां आ रही है ना, हाँ देखना जरा, अगर मैं N की बात करूं तो N जो है ना वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और व्हाट इज L, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, समझ आया। और N किसको बताता है, शेल को, और L किसको बताएगा, सब शेल को बताएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने लिया 2s एंड 2p, 2s एंड 2p। मैंने बोला कि बताओ इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेगा, 2s में या 2p में। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के N+L की वैल्यू निकाल लो। देखो अगर मैं N+L की वैल्यू निकालूं तो 2s के लिए N की वैल्यू 2 और L की वैल्यू 0, S के लिए L की वैल्यू क्या होती थी 0, P के लिए L की वैल्यू, D के लिए L की वैल्यू और F के लिए L की वैल्यू 3। तो 2 + 1 कितना हो गया, N+L, 2 + 0 इज 2। यहां पे N की वैल्यू, यहां पर 2, L की वैल्यू 1, तो 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो किसकी वैल्यू N+L की कम है, 2s की, और जिसकी N+L की वैल्यू कम है उसी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, ऐसे लिख सकता हूं, यहां लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड इन 2s। बोलो पता चला। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो मेरा एग्जांपल है 4s एंड 3d, दोनों के लिए N+L की वैल्यू निकालो। N की वैल्यू 4, L की वैल्यू 0, तो N+L कितना हो गया 4, दिख रहा है। यहां पर N की वैल्यू 3, L की वैल्यू 2, D के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 2, 3 + 2 इज 5। बोलो इलेक्ट्रॉन किस में पहले आएगा, 4s। इसलिए हम 3d हम बोलते हैं सर 3d तो थर्ड शेल का है, 4s फोर्थ शेल का है। तो पहले हम 3d में क्यों भर रहे हैं, वो 4s में क्यों भर रहे हैं, कि 4s की एनर्जी क्या है, कम है। बोलो पता चला। चलो तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसमें फर्स्ट फिल होगा, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड इन, अरे बोलो 4s। बोलो समझ पाए, अरे बोलो। एक एग्जांपल और दूं, चलो एक एग्जांपल,
और देते हैं। देखो देखो मेरा एग्जाम्पल क्या है, 4s एंड 3p। तो मेरा एग्जाम्पल है 4s एंड 3p। बोलो इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप होगा। चलो इसके लिए n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, तो n प्लस l की वैल्यू कितनी होगी 4। इसके लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू, बोलो n प्लस l की वैल्यू कितनी हुई, वैल्यू 4। अब तो दोनों की n प्लस l की वैल्यू सेम है। अगर n प्लस l की वैल्यू सेम है तो फिर हम चेक करते हैं किसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, यानी n, है ना। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ n प्लस l इज सेम देन गो थ्रू n के थ्रू जाओगे आप लोग, है ना, n के अकॉर्डिंग आप काम करोगे, देखोगे कि n की वैल्यू किसमें कितनी है। अब देखो n की वैल्यू जिसमें कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब n की वैल्यू कम किसमें है, 3, है ना, यहाँ पे 3 है n की वैल्यू, तो इसका मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये पूछा जाएगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन 3p। देखो सुनो, आपको ऑर्बिटल दे देंगे और बोलेंगे इनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करो, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो अगर n प्लस एल रूल नहीं पता, ये दोनों पॉइंट नहीं पता, तो आप नहीं कर पाओगे। इन बातों को याद रखना है, समझ आया, है ना। हाँ, अब नेक्स्ट, फॉर हाइड्रोजन, ऐसे लिखता हूं, नोट डाल के लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, किसके लिए बात कर रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। चलो एक एग्जांपल बताना जरा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के। हाँ, हाइड्रोजन और He पॉजिटिव और वेरी गुड, Li2 पॉजिटिव, है ना। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, बोले एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बोल देते हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन n, नॉट ऑन n प्लस l। n प्लस l पे एनर्जी डिपेंड नहीं करती, सिर्फ किस पे करती है, n। ऑब्वियस सी बात है, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो वो 1s में ही तो भर रहा होगा, इस तरह से तो भर रहा होगा ना, यानी वो s में ही तो आएगा, तो l की हमें जरूरत पड़ती ही नहीं है ना। अब देखो, अगर मैंने बोला आपको 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d, ऐसे करके, तो 1s और 2s में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी, 2s की। क्यों, क्यों, एनर्जी किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं हम लोग, n के अकॉर्डिंग, तो 1 और 2 में क्या ज्यादा है, 2। अच्छा 2s और 2p में किसकी ज्यादा होगी, किसकी, 2s या 2p, 2p, दोनों की इक्वल होगी, क्योंकि दोनों में n की वैल्यू तो सेम है, और n प्लस l तो हम देखते ही नहीं। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए हम n प्लस l तो देखते ही नहीं, हम क्या देखते हैं, बस n, दोनों की n की वैल्यू सेम है। बोलो 2p 3s में किसकी ज्यादा होगी, 3s की, 3s और 3p में इक्वल, और 3p 3d में इक्वल, 3d और 4s में, और इन बाकी सबकी एनर्जी पता चला कि किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये याद रखना है, ठीक है। बोलो क्लियर है, चलो शाबाश। अब यहीं पर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे, आप इसको नोट करना, उसके बाद देखते हैं ना कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, करो जरा नोट। चलो देखो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल करेंगे। अब अगर हम लोग हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी n प्लस एल रूल से निकालने लग जाए
तो फिर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो हमने हमने मतलब अबाव रूल के अकॉर्डिंग, है ना, ऑर्बिटल्स को कैसे अरेंज किया गया, ऑर्बिटल्स को अरेंज किया गया ऐसे, देखो 1s देन 2s और 2p, जैसी उस व्हाइट लाइन पे है मुझे बता देना, 3s 3p और 3d, 4s 4p 4d और 4f, 5s 5p 5d और 5f, है ना, f के बाद 5g लिख लो, मर्जी है आपकी, 6s 6p 6d साइलेंट करो, 6f 6g फिर 6h आ जाएगा, कोई बात नहीं है, 7s 7p 7d 7f 7g, इस तरह से, है ना। और अब क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन हमेशा फिल होंगे किस तरह से, इस तरह से, 1s देन 2s देन 2p देन 3p देन 3t 3d 4p 5s। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कैसे फिलअप होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा इस तरह से फिलअप होंगे। अब कभी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो आप क्या करो, छोटा सा ऐसा इसको बना लो फटाफट, आपका टाइम भी बचेगा और एक्यूरेसी आएगी। कितनी देर लगती है बनाने में यार, तुरंत बन जाता है ना, बस बनाने वाला होना चाहिए, तुरंत बन जाएगा, है ना। चलो देखो एक छोटी सी चीज बताता हूं, देन फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं कि कैसे लिखेंगे, है ना। ठीक है, देखो ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, अगर मुझे दिया हुआ है s ऑर्बिटल या s सबशेल, p सबशेल, d सबशेल और f सबशेल, 4 सबशेल दिए हैं, मैं s बना रहा हूं, मैं p बना रहा हूं, देखो मैं इनको बना करके इनमें इलेक्ट्रॉन्स भर रहा हूं, है ना, d बना रहा हूं, f बना रहा हूं, f बनाया। अब s में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। p में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अब मैक्सिमम इतने हैं, मिनिमम तो 0 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, तो मिनिमम तो कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, डी में 1 2 3 4 5, देखो मैं उन्स के अकॉर्डिंग भर रहा हूं, जब तक सब में एक एक नहीं भर रहा तब तक पेयरिंग नहीं कर रहा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हुए, हाँ मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में भर रहे हैं हुंड्स के अकॉर्डिंग, 1 2 3 4 5 6 7, और पॉली ने क्या बोला, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपोजिट स्पिन का आएगा, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन्स, बोलो पता चला क्या भर सकते हैं, है ना। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मुझे एग्जांपल दिया सोडियम Na पॉजिटिव, अगर मुझे सोडियम दिया, पॉजिटिव क्यों लगा रहे हैं, अभी सोडियम ही लेते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का, 11, इसका मतलब सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी न्यूट्रल एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर जितना होगा ना उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, तो न्यूट्रल इस पर कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे, है ना। अब देखो 11 इलेक्ट्रॉन को भरना है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, देखो किसमें जा रहा है, 1 है, ऐसे में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2, 11 थे 2 तो भर ही सकता हूं, कितने बचे 9, 1s के बाद किसमें आएगा, 2s में भी कितना आया 2s के बाद किसमें आएगा, 2p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 6, गिनो कितने हुए 10, लेकिन हमें तो कितने भरने 11, यानी 1 बचा, तो 2p के बाद क्या आया 3s, तो 3s में कितने इलेक्ट्रॉन आए 1, बोलो पता चला, आसान है। एक और एग्जांपल ले, देखो मैंने एग्जांपल ले लिया क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले
1s2, फिर 2s में भी 2, देन 2p में 6, देन 3s में 2। काउंट करो, 2 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 माइनस 17 या 17 माइनस 12 5। तो 3s के बाद क्या आ रहा है 3p, तो 3p में मैक्सिमम कितना आते हैं 6, लेकिन आपके पास तो कितने 5, तो आप 5 ही भरोगे। जब आपका मैक्सिमम 5 है तो आप 5 ही भरोगे ना, 6 है ही नहीं। तो बोलो पता चला। अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, मैंने बोला नाइट्रोजन 7, भरो कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा मैंने बोला नाइट्रोजन N3 नेगेटिव, अब बोला कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। भरो 1s में 2, देन 2s में 2, देन 2p में, बोलो 10 हो गए, पता चला। सेम इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल, क्रोमियम 24, फिलअप करो कितने इलेक्ट्रॉन 24 इलेक्ट्रॉन, तो 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 3p, 3p के बाद किसमें आया 4s 2 और 3d, कितने बचे 2 2 4 और 6 10, 12 6 18 और 2 20, कितने बचे 4। ऐसा होना चाहिए। लेकिन क्रोमियम इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम में ऐसा नहीं होता। क्रोमियम में क्या होता है 4s का एक इलेक्ट्रॉन इधर चले जाता है, 4s का एक इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएगा, यानी ये गलत है। सही क्या है, सही है आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, दिस इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है, क्योंकि देखो यहां पे जो d ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड हो गया, आधा भर गया, और आधा भरा हुआ ऑर्बिटल और पूरा भरा हुआ ऑर्बिटल दोनों ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल। तो इसकी वजह से क्या हो गया मोर, वेरी गुड, मोर स्टेबल। बोलो पता चला। सेम क्रोमियम की तरह एक एलिमेंट और है कॉपर, कॉपर कहां लिखूं, यहां लिख दूं कॉपर, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, यानी कितने इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p के बाद 4s2 देन 3d9, लेकिन ये नहीं होता है ना। तो कॉपर भी इंपॉर्टेंट है, क्यों, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, यानी d ऑर्बिटल यहां पे क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कंप्लीट फील्ड है। d ऑर्बिटल क्या है कंप्लीट फील्ड है, और कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं मोर स्टेबल। तो कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल क्या होते हैं ज्यादा स्टेबल। सेम किसकी तरह हाफ फील्ड। अच्छा हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड में कौन ज्यादा स्टेबल है कंप्लीट फील्ड, देन हाफ फील्ड एंड देन पार्शियली फील्ड। पार्शियल फील्ड का मतलब हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड नहीं है, उसको छोड़ के कितने भी इलेक्ट्रॉन है वो पार्शियल फील्ड है। बोलो क्लियर है, चलो जरा नोट करो। चलो देखो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम लोग नोट्स के बारे में, है ना। हाँ ये नोट्स से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखते हैं क्या होती है नोट्स, है ना। मेरे ख्याल से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, एक बार चेक करना कोई किसी के पास सिलेबस हो तो। ठीक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे सिलेबस में है, देखना जरा, होगी तो पढ़ाऊंगा क्योंकि फिर उसके ग्राफ वगैरह काफी चीजें आएंगी, है ना। तो देखो एक बार चेक करो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सिलेबस में है आपके। जब तक मैं आपको नोट्स के बारे में बताता हूं कि देखो क्या होती है नोट्स, या नोड बोलते हैं। क्या होता है नोड, नोड का मतलब होता है न्यूक्लियस के अराउंड वो रीजन जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, जीरो नहीं बोलते हैं कभी भी, है ना, कि क्वांटम मैकेनिक्स में जीरो कुछ होता ही नहीं है।
क्वांटम मैकेनिक्स कभी जीरो के बारे में बात ही नहीं करता, वो हमेशा मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में बात करता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं नोड को, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मिनिमम हो, जबकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहां पे होती थी, उसको क्या बोलते थे, ऑर्बिटल बोलते थे, है ना। और यहां क्या हो गया, मिनिमम हो गया। अब आप दो तरह की नोड पढ़ते हो, एक पढ़ते हो रेडियल नोड, रेडियल नोड का मतलब एक्स नोड जो है वो रेडियस के अलोंग होती है, दूसरा पढ़ते हो एंगुलर नोड, है ना। तो सारा बना के दिखाऊंगा आपको, चिंता मत करो। सबसे पहले बात करते हैं रेडियल नोड के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फर्स्ट रेडियल नोड, इसी को बोलते हैं बेटा नोडल सरफेस। याद रखना, एग्जामिनर रेडियल नोड लिख के नहीं देगा, वो नोडल सरफेस लिख के देगा आपको। तो दो होते हैं, एक नोडल सरफेस, एक नोडल प्लेन। नोडल प्लेन इज एंगुलर नोड एंड नोडल सरफेस इज रेडियल नोड, ठीक है। तो हम किसके बारे में बात करें, नोडल सरफेस, और उसी को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल नोड, स्फेरिकल नोड, ठीक है। अब देखो सुनो, फॉर्मूला क्या होता है ना। हम रेडियल नोड को ऐसे लिखते हैं, रेडियल नोड, और इसका फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। क्या फॉर्मूला होता है, n माइनस एल माइनस वन। एक एग्जाम्पल के थ्रू करें, दो तीन एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। देखो मैंने एग्जाम्पल लिया, देखो यहां पे तो नहीं आ रही लाइट, एग्जाम्पल नंबर ए, लाइट तो नहीं आ रही, नहीं। मैंने बोला 1s, अगर 1s ऑर्बिटल है ना, तो 1s ऑर्बिटल में देखो ध्यान से, रेडियल नोड निकालो, रेडियल नोड निकालो, बोलो क्या n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0 और माइनस 1, तो रेडियल नोड की वैल्यू कितनी आई बेटा, 0। दैट मीन्स आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कौन से ऑर्बिटल में रेडियल नोड नहीं होगी, यह पूछा जाएगा। तो किसमें नहीं होगी, 1s में। और s का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्फेरिकल, यानी ये न्यूक्लियस है ना, ये ऑर्बिटल है, ये क्या है, s ऑर्बिटल, ठीक है। और इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो दिख रहा है इलेक्ट्रॉन्स। क्या ऑर्बिटल में न्यूक्लियस होता है, क्या ऑर्बिटल का न्यूक्लियस होता है, मैंने तो बना दिया। अब मिटा दूं, ये न्यूक्लियस किसका, ये एटम का न्यूक्लियस है, पता है, याद आ रहा है, ऐसे करके कल रंगोली बनाई थी, है ना, 1s देन 2s देन 2p। तो सारे के सारे ऑर्बिटल में न्यूक्लियस किसका है, एटम का ही न्यूक्लियस है। समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को, हाँ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, 2s b, एग्जाम्पल नंबर b, दिस इज 2s ऑर्बिटल। चलो रेडियल नोड निकालो, रेडियल नोड निकालो, n 2 l 0 माइनस 1, कितना आया, 1 आया, यानी रेडियल नोड क्या है, 1 है, ठीक है। अब ऐसे मत बोलना सर माइनस माइनस प्लस, माइनस 0 हट चुका है, ठीक है, मुझे विश्वास है तुम ये कहोगे सर माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और 2 + 1 तो 3 हो गया, तो 3 नहीं हुआ है ना। तो रेडियल नोड कितनी हो गई, एक हो गई। इसका मतलब देखो ये तो न्यूक्लियस था, यहां पर ये पूरा आपका इलेक्ट्रॉन है, यहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद
ऐसे नहीं समझोगे तुम, ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे समझो, ऐसे समझोगे। देखो देखो, ये ऑर्बिटल था, ऑर्बिटल के बीच में देखो खाली जगह दिख रही है, देखो रेडियस के अलावा सर्कुलर नोड है ना, इसे तो बोला गया स्फेरिकल नोड है ना। ये क्या है, एक रेडियल नोड, बोलो पहचान पा रहे हो, रेडियल नोड। अरे बोलो भाई, पक्का। चलो एक और एग्जांपल ले लें, फिर एंगुलर नोड पढ़ेंगे, फिर उसकी भी एग्जांपल लेंगे, फिर दोनों को एक साथ लेंगे। ठीक है, मैंने लिया 2p, लो 2p ऑर्बिटल। हाँ, ऊपर वाला समझ नहीं आया, अभी समझा रहा हूं, यहां से आ जाएगा C और D। मैंने बोला 3p ऑर्बिटल, दोनों अभी समझ आ जाएंगे। देखो यहां से ये इसको समझाऊंगा ना तो वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो 2p, बोलो रेडियल नोड कितनी होगी, n की वैल्यू 2, p की वैल्यू 1 -1, बोलो कितनी हुई, 0। 1 कैसे हुई, यहां पे बोलो रेडियल नोड कितनी हुई, 3 -1 -1, कितनी हुई, 1। यानी यहां पे तो जो p ऑर्बिटल था भाई, जो जैसा था वैसा का वैसा ही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास कम होती है सेंटर में, और पेरिफेरी पे ज्यादा होती है p ऑर्बिटल्स में, है ना। जबकि s में सेंटर पे ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और न्यूक्लियस के पास, मतलब सेंटर में ज्यादा होती है, पेरिफेरी पे कम होती है। ये बात याद रखना, s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के पास ज्यादा होती है, पेरिफेरी पे कम होती है। जबकि p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पेरिफेरी पे ज्यादा होती है और सेंटर में कम होती है। अब यहीं पर फिर से ऐसी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखो दिख रहा है, फिर से देखो इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं, लेकिन भर दिया, लेकिन यहां पे तो रेडियल नोड है ना, तो रेडियल नोड है तो कैसे जाएगी, रेडियस के अलोंग ऐसे सर्कुलर जाएगी। देखो दिख रहा है एक सर्कल, दिखा, यानी दिखा, दो दिख रही है लेकिन एक ही है, ये पूरा सर्कल बन रहा है ना, सर्कुलर नोड। यहां पे नहीं थी, सेम यहां पे ये पूरा था, लेकिन एक सर्कल बना ना, तो एक सर्कुलर नोड। पता पड़ा, अब समझ आया, सेकंड वाला भी आ गया, आसान है। एक बार नोट करो, देन फिर एंगुलर नोड बताता हूं, और उसमें फिर दोनों नोट चेक करेंगे। ठीक है, फिर वहां से और मजेदार चीजें बताऊंगा। करो जरा नोट। चलो देखो, अब बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा, एंगुलर नोड। ठीक है, देखो इस चीजों को समझो, जैसे रेडियल नोड था तो वो हमेशा कहां से कट कर रहा है, अलोंग द रेडियस कट कर रहा है ना। एंगुलर नोड क्या करेगा, एक एंगल के थ्रू कट करेगा, है ना। तो देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकंड, सेकंड इज एंगुलर नोड, है ना। और एंगुलर नोड को किससे डिफाइन करेंगे, मतलब क्या फॉर्मूला होगा, एंगुलर नोड का फॉर्मूला होगा एल। सिर्फ क्या होगा एंगुलर नोड का फॉर्मूला, एल। अच्छा, अगर मैं टोटल नोड की बात करूं, देखना जरा ध्यान से, अगर मैं टोटल नोड की बात करूं तो वो क्या होगा, रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड। आर एन और ए एन तो लिख सकता हूं, आर एन मतलब रेडियल नोड, ए एन मतलब एंगुलर नोड। तो दोनों की वैल्यू प्लेस करना जरा, टोटल नोड इक्वल्स टू रेडियल नोड क्या होता है, n माइनस एल माइनस 1, एंगुलर नोड इज एल। देखो एल से एल कटा, तो टोटल नोड का फॉर्मूला क्या हुआ, n माइनस 1। तो कोई भी आपसे टोटल नोड पूछे तो क्या बता सकते हो, तो देखो देखते हैं अब कैसे एंगुलर नोड होगी, है ना। एक बात बताओ, मैं एक पॉइंट लिखना चाहता हूं, देखो लाइट तो नहीं आ रही, जरा मुझे बताओ, एंगुलर नोड का फॉर्मूला है एल, तो एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, तो क्या एस ऑर्बिटल में कभी एंगुलर नोड होगा, कभी नहीं होगा। दूसरा, एस तो स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल को किस एंगल पे काटोगे, स्फेरिकल तो कोई भी स्फेरिकल चीज है
उसको चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे ऐसे, जैसे मन करता है वैसे काट डालो, हर जगह सेम एंगल भी तो कटेगा, हर जगह सेम ही तो रहेगा। इसका मतलब इन एस ऑर्बिटल, इन एस ऑर्बिटल एंगुलर नोड इज, अरे बोलो, इज एब्सेंट। एंगुलर नोड होता ही नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन आता है कौन से ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड नहीं होगा, और वहां दे दिया रहेगा 3s 3p 3d या 4s 4p 4d 4f, और वहां सोचते रह जाएंगे। तो यार जिसमें एस ऑर्बिटल आ गया ना उसमें एंगुलर नोड कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। बोलो क्लियर है, याद रहेगी ये बात। चलो अब आओ, जब एस में हो ही नहीं रहा तो हम एस में बनाए क्यों? पी से स्टार्ट करते हैं, 2p 3p है ना। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है मेरा 2p ऑर्बिटल, और बोलो 2p ऑर्बिटल के लिए जो एंगुलर नोड होगा वो कितना होगा? एंगुलर नोड किसके इक्वल होता है? एल। तो एंगुलर नोड यानी पी के लिए एल की वैल्यू 1, एंगुलर नोड 1 होगा। अगर एंगुलर नोड 1 है इसका मतलब पी ऑर्बिटल क्या होगा? एक एंगल पे कट रहा होगा, और वो यहां बीच में से कट रहा है। कैसे कटेगा देखो, दिख रहा है? देखो इसका मतलब ये प्लेन क्या कर रहा है? इसको बीच में से काट रहा है। मैं प्लेन इतना सुंदर नहीं बना पाया, लेकिन समझ जाना कि उसको बीच में से काट रहा है। तो एंगुलर नोड क्या है? एक है, दिख रही है ना। अगर मैं बोलूं 3p तो उसमें भी एल की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। पहचान पा रहे हो, है ना। अगर मैंने बोला 2p जो यहां पे था, एंगुलर नोड 1 है, रेडियल नोड कितनी है? रेडियल नोड कितनी थी? 0। अगर मैं 3p लू, देखो बना के बताता हूं ना, ज्यादा मजा आएगा। अगर मैं 3p लेता हूं, बेटा नोड पहचाननी आनी बहुत जरूरी है ना। नोट्स को नहीं पहचान पाए ना तो यहां से नोट से क्वेश्चन आ जाता है ना। तो देखो अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड जो है हमारा 3p ऑर्बिटल। तो 3p ऑर्बिटल में एंगुलर नोड कितनी होगी? 1। रेडियल नोड कितनी होगी? 1। इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसा बना? देखो इस तरह से। मैं थोड़ा सही सा बनाऊंगा और इस बार कोशिश करता हूं कि और अच्छा बना दूं। थोड़ा समझ जाना, तुम थोड़ा सुंदर बना लेना, है ना। ठीक है, तो इस तरह से ये तो आ गई एक एंगुलर नोड, लेकिन साथ में और क्या आएगा? रेडियस के अलाउंग एक सर्कुलर घूमते हुए एक रेडियल नोड भी तो आएगी। तो ये क्या है? ये एक रेडियल नोड। तो दोनों नोड आ गई ना। तो क्या आप नोड पहचान सकते हो? अच्छा टोटल नोड कितनी हो गई? टोटल नोड इक्वल्स टू 2, 1 + 1, एंगुलर 1 और रेडियल भी 1। बोलो बता पाओगे? चलो एक बार जरा इसको नोट करो। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं वेव मैकेनिकल मॉडल के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन, है ना। देखा ना श्रोडिंगर कैट का मीम वगैरह देखे है ना।
तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, वेव मैकेनिकल मॉडल, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। देखो, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कभी कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। इस इक्वेशन का आपकी लाइफ में यानी आपके नीट के और जेईई के एग्जाम में कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए बस, है ना। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है उसको देखते हैं। इसको मिटाऊं जरा, ये वाला पार्ट मिटा देता हूं ना, हो गया नहीं सबका, चलो शाबाश। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेटा अपना डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर। अभी बताऊंगा ये सारी चीजें क्या है ना। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये जो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन, देखो एक इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन की मर्जी है ना वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करे, वाई के या जेड, वो किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर सकता है। अब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो ये इक्वेशन है ना भाई, जब आप कई बार ऐसा होगा आपने कोई टाइम ट्रेवलिंग की मूवी देखी होगी, देखिए कोई मूवी, तो आप साइंटिस्ट बोर्ड पे इक्वेशंस लिखते रहते हैं, उनमें आपको ये इक्वेशन जरूर दिखी होगी इस तरह की, देखना क्यों, यही इक्वेशन है, यही वो कॉन्सेप्ट है, यही वो इक्वेशन है जहां से टाइम ट्रेवलिंग का कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा है। क्वांटम मैकेनिक्स को यही एक्सप्लेन कर रही है इक्वेशन, क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, पता चल रहा है। हाँ, अब ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन क्या बोलती है कि अगर आप एक पॉइंट पे हो तो आप किसी भी एक्सिस के, यार 3 डायमेंशन हो गए ना, तीनों डायमेंशन में आप कहीं पे भी कैसे भी मूव कर सकते हो। तो साइंटिस्ट बोले अगर डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, यानी मैं आगे जा रहा हूं अगर, तो मैं पीछे भी तो आ सकता हूं। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं हम भी मूव कर सकते हैं। और वहां से क्या है, साइंटिस्टों के दिमाग में टाइम ट्रेवलिंग के, है ना, इन सबके टाइम मशीन के कॉन्सेप्ट्स वगैरह आने लग गए। ठीक है, व्हाट इज साई, ये जो त्रिशूल बना हुआ है ना, ये जो त्रिशूल है ये साई, ये जो त्रिशूल बना हुआ है ना ये क्या है, ये साई है। और साई क्या बताता है, साई बताता है वेव फंक्शन। किसका वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन का। डी ब्रोगली ने क्या बोला था, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके पीछे क्या बन रही है, वेव। कोई भी चीज मूव करेगी उसके पीछे क्या बनेगी, वेव। तो ये साई उसी वेव का फंक्शन है, यानी बता रहा है कितना एम्पलीट्यूड है, कितनी इंटेंसिटी है, इन चीजों को बताता है ना। तो साई क्या है, वेव फंक्शन ऑफ वेव associated with the moving electron। पता चला, m इज मास, चाहे इलेक्ट्रॉन को मूव कराओ या इंसान को मूव कराओ उसका मास रखेंगे। व्हाट इज h, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई इज पाई। व्हाट इज e, देखो लाइट तो नहीं आ रही, E इक्वल्स टू टोटल energy of electron, and what is V, V is potential energy of electron। V क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल मत मानना बेटा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है दो कॉन्सेप्ट्स पर, एक तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड सेकंड वन इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, है ना। तो श्रोडिंगर ऐसे लिख सकते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज बेस्ड ऑन टू कॉन्सेप्ट्स। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये पूछा जाएगा, वेव इक्वेशन is based on two
कॉन्सेप्ट्स, दो कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है ना। कौन कौन सा बेटा? एक तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी, Heisenberg uncertainty principle, and the second one is de Broglie hypothesis. ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को अपने को भूलना नहीं है, ठीक है। अब एक चीज देखो, मैंने आपको क्वांटम नंबर जब पढ़ाए थे तब मैंने आपको एक बात बताई थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सारे के सारे क्वांटम नंबर मैथमेटिकली ड्राइव्ड थे, किससे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर जो था वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ना ही ड्राइव्ड है ना एक्सप्लेन। याद है, वो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है स्पिन वाला, है ना, स्पिन क्वांटम नंबर। बोलो पता है अपने को? चलो अब यहीं पे अगर हम वेव फंक्शन की बात करें, अगर यहीं पे अपन लोग वेव फंक्शन की बात करें तो वेव फंक्शन मतलब साई। वेव फंक्शन का मतलब क्या होगा बेटा? साई। तो वेव फंक्शन हम दो तरह के देखेंगे, एक तो होगा रेडियल वेव फंक्शन, कौन सा? रेडियल वेव फंक्शन, और दूसरा ऐसे बोलते हैं रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन। तो एक क्या है अपना? रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन डिनोटेड बाय साई आर। किससे डिनोट करते हैं? साई आर से। दूसरा क्या है? एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है, जिसको साई थीटा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? साई थीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है। बोलो पता पड़ रहा है? देखो सुनो, हम बोल सकते हैं, मैं लिखना तो चाहता हूं, वैल्यू ऑफ रेडियल पार्ट, है ना, ऐसे लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन n एंड l। रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन किस पे डिपेंड करता है? n प्लस l पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग साई को और कैसे लिखते हैं? n, l। यानी अगर आपको लिख के दे दिया, जैसे एग्जांपल में आपको लिख के दे दिया साई 3,2, तो साई 3,2 का मतलब n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है। l की वैल्यू t का मतलब कौन सा ऑर्बिटल? d ऑर्बिटल। पता पड़ा, है ना। जबकि एंगुलर नोड में वैल्यू ऑफ एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन l एंड m। व्हाट इज l? एजीमुथल। एंड व्हाट इज m? हाँ, इसलिए हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? साई l और m, ठीक है, पता चल रहा है। जैसे एग्जांपल में आपको दे दिया साई 1 और 0, तो l की वैल्यू क्या होगी? 1, यानी कौन सा ऑर्बिटल? p, और m की वैल्यू क्या होगी? 0। बोलो पहचान पाए? क्या इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई भी एटम है तो उसमें नोड पर वेव फंक्शन क्या होगा? क्या नोड पर इलेक्ट्रॉन होंगे? इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वेव एसोसिएट होगी? नहीं। तो नोड पर हमेशा वेव फंक्शन क्या होता है? 0 होता है। तो लिखना चाहो तो यहां पे लिख सकते हो, एट नोड में लिख देंगे, एट नोड साई इक्वल्स टू ऑलवेज 0। बोलो याद रहेगा? चलो इसको लिखो, देन सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर पढ़ते हैं, देन फिर उसके ग्राफ पढ़ते हैं ना। करो जरा नोट। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं और जरा वेव फंक्शन के
सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ साई, है ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ साई, सिग्निफिकेंस ऑफ साई। देखो, देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, बट इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, ये इंफॉर्मेशन देता है किसके अबाउट, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव associated with moving electron, है ना, and its value may be positive, comma नेगेटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड जीरो भी हो सकती है। ठीक है, नोड पे हो रही थी ना साई की वैल्यू जीरो, तो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव भी। अब आपको पता है ना एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखना जरा, ये एक वेव है, अब ये वेव अगर ऐसे मूव कर रही है तो ये वाला पार्ट क्या है, यही तो एम्पलीट्यूड है, यही तो एम्पलीट्यूड है। तो देखो एम्पलीट्यूड ऊपर है तो पॉजिटिव और नीचे है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना कि हम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देते तो क्या बनता है, इंटेंसिटी पढ़ा है ना। हाँ, तो अगर मैं बात करूं सिग्निफिकेंस ऑफ साई स्क्वायर, यानी अगर हम वेव फंक्शन का स्क्वायर कर दे तो क्या सिग्निफिकेंस होगा, ये इंफॉर्मेशन देगा, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेंसिटी, है ना, क्या करेगा, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेंसिटी। मैं वही चीजें लिखवा रहा हूं, सारी चीजें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें, सिर्फ मेन वो चीज लिखवा रहा हूं जो आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेंसिटी, है ना, इट हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस। मैथमेटिकल तो दोनों का ही है, जैसे फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसका होता है। ठीक है, दूसरी चीज, इट्स वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, दैट मीन साई स्क्वायर नेगेटिव में नहीं जाता है। ठीक है, देखो कैसे, अगर हम इसके ग्राफ्स की बात करें, देखो ध्यान से देखो और समझो, है ना, क्योंकि इस बार अगर मैंने बोर्ड भर दिया तो समझ लो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन खत्म, कोशिश तो यही रहेगी, है ना, कि बोर्ड भर दिया मतलब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन खत्म। देखो हम बात कर रहे हैं ग्राफ्स के बारे में, ठीक है, ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट हम लोग ग्राफ जो बात कर रहे हैं, फर्स्ट हम बात करते हैं 1s ऑर्बिटल के ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि आपके सिलेबस में एस और पी के दिया है तो हम एस और पी के बारे में बात करेंगे, है ना। देखो जरा ध्यान से, 1s के लिए रेडियल नोड निकालो, कितनी होती है, कितनी होती है, 0। एंगुलर नोड कितनी होती है, वो भी 0। एक बात जो याद रखनी है, जब भी आप 1s का ग्राफ बनाओगे, देखो यहाँ पे साई है और यहाँ पे रेडियल नोड है, हम लोग रेडियल नोड के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाते हैं हमेशा, वेव फंक्शन और रेडियल नोड के रिस्पेक्ट में बनाते हैं। यहां पर भी अगर मैं एक और ग्राफ बनाऊं जो साई स्क्वायर के रिस्पेक्ट में और रेडियल नोड के, तो दोनों ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो याद रखना है, एस ऑर्बिटल का ग्राफ हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे, लेकिन लाइन को टच नहीं करेगा। और साई स्क्वायर का ग्राफ भी 1s के लिए कैसा आएगा, ऐसा ही आएगा, लाइन को टच नहीं करेगा। बोलो क्लियर है। 2s के लिए बनाते हैं, जरा देखो 2s ऑर्बिटल, अगर 2s ऑर्बिटल की बात करूं तो रेडियल नोड कितनी होगी, 1, और एंगुलर नोड कितनी होगी, 0। अगर यहां मैं ग्राफ बनाऊं
साई और रेडियल नोड का, यहाँ पे ये रेडियल नोड है, और यहाँ पे ग्राफ बनाऊं साई स्क्वायर और रेडियल नोड का, तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, मानो यहां से स्टार्ट हो रहा है, कितनी नोड है, एक नोड है, एक नोड है, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। देखो ये रही एक नोड, एक नोड, पता पड़ा, समझ आ रहा है। अच्छा साई स्क्वायर है तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो ये वाला पार्ट पॉजिटिव, ये वाला पार्ट नेगेटिव, लेकिन क्या साई स्क्वायर में कोई भी पार्ट पॉजिटिव होगा, कोई पार्ट नेगेटिव होगा, तो दोनों पार्ट क्या होंगे, पॉजिटिव, पता पड़ा। अब एक और ग्राफ बना ले, बोलो किसका बनाऊं, 3p का बनाऊं, 2p का बनाऊं, किसका बनाऊं, बोलो 2p 3p, 3p बना दूं, चलो 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, काउंट करो, बोलो रेडियल नोड कितनी होंगी, n माइनस l माइनस 1, तो 1 माइनस 2, n माइनस l माइनस 1 होता है ना, तो 3 माइनस 1 माइनस 1 कितना हुआ, 1 हुआ, तो रेडियल नोड तो 1 आई, एंगुलर नोड बोलो कितनी आई, 1, तो बोलो टोटल नोड कितनी हो गई, टोटल नोड इज 2। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाऊं साई का और आर का, और यहां पे ग्राफ बनाऊं साई स्क्वायर का और आर का ग्राफ बनाऊं, तो देखो दो नोड आ गई। अब बात क्या याद रखनी है, एस के लिए हमेशा ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता था, लेकिन पी डी एफ सबके लिए ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और ग्राफ कैसा आएगा, एक नोड दिख रहा है, जरा देखो ध्यान से, नोड दिख रही है, एक मिनट मैं कुछ चेक कर लूं, ठीक है, एक नोड, ठीक है, तो एक नोड तो ये रही और दूसरी नोड ये रही, तो वन नोड एंड सेकंड नोड, दिखी दो नोड, यहां पे क्या होगा ग्राफ, बोलो दिख रहा है, क्या आपको दो नोड दिख रही है, यहां पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, लेकिन यहां पे दोनों पॉजिटिव, बोलो समझ पाए, क्या आप इस तरह से ग्राफ देख के पहचान सकते हो, बस क्या याद रखना है, एस ऑर्बिटल का ग्राफ हमेशा ऊपर से स्टार्ट होता है, जबकि पी ऑर्बिटल का ओरिजिन से होता है, क्लियर है, पता चला। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूं तो एस में न्यूक्लियस के पास ज्यादा होती है और पेरिफेरी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, लेकिन पी पे क्या होगा, सेंटर में 0 और पेरिफेरी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। बोलो क्लियर है, कर पाओगे, कर लोगे, बोलो कोई डाउट, पक्का नहीं है, तो इसी के साथ आपका समाप्त होता है स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ एंगुलर नोड, एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम वो भी लिखवा दूंगा, है ना, ठीक है, याद आ गया मुझे, तो एक बार इसको नोट कर लो, और इसके साथ होता है हमारा चैप्टर समा, ठीक है, कर लो जरा बेटा नोट।